पनागढ़ पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास जो सीरीज चल रहा था। इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ 3-4 ठो, उसको आप लोग देखो, फिर इसको देखना आप लोग। समझ गया है? तो हम लोग पढ़ेंगे आज सातवाहन कालीन। तो 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक था भारत का। अब इसमें छत्तीसगढ़ का कब से कब तक था इसको देखना पड़ेगा। इसका लगभग 72 से 200 के आसपास लगभग तो हो गई। चलिए फिर बताता हूँ मैं इसमें का कि इनके जो सातवाहन कालीन के जो शासक थे उनके द्वारा कौन कौन से हम मुद्राएं उद्राएं। शासक तो यहाँ शासन उसन नहीं किया अभी, है ना। इनकी जो सातवाहन की राजधानी थी उस टाइमिंग में ये प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठान का है महाराष्ट्र में राजधानी। राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में उपस्थित है, इसको याद रखिएगा। कहाँ उपस्थित है जी? महाराष्ट्र में उपस्थित है। और छत्तीसगढ़ में क्या मिले हैं? सातवाहन कालीन के साक्ष्य हम लोग के यहाँ मिले हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं, लेकिन मिले हैं क्योंकि महाराष्ट्र में है। तो कितना दूर है छत्तीसगढ़ हम लोग का? पास में ही है। तो बेसिकली जो ज़िले में मेन जो ज़िले हैं ना, एक तो ज़िला है आपका बिलासपुर ज़िला में, और एक आपका जो शक्ति ज़िला में, ज़्यादातर यहाँ मिले हैं। 2 ज़िले याद रखना। इनके जो अवशेष मिले हैं, जो जो सातवाहन काल का अवशेष जो हमको मिला है वो कहाँ को? 2 ज़िले में याद रखना। एक तो शक्ति ज़िला है, पहला जो शक्ति ज़िला याद रखना, और दूसरा एक आपका बिलासपुर ज़िला। ये 2 ज़िलों से ही हमको क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। उसी प्रकार इसके पहले मैं जो मौर्य वंश का बताया था वो सरगुजा ज़िले में ज़्यादातर मिला है, और फिर रायपुर में मिला है, फिर रायगढ़ में मिला है, एक आध दो जगह, है ना। 1-2 जगह उसमें मिला है, शक्ति में मिला है, गुंजी दमोदरा और छोटे छोटे एक आध 2 जगह में मिला है। ये 2 जगह याद रखना। यहाँ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिले हैं। तो चलिए अब अलग अलग चीज़ अलग अलग दोनों जगह से ही प्राप्त हुई, जैसे तो उसको मैं बताता चलता हूँ। तो पहला एक चीज़ याद रखना, शिलालेख। पहला है शिलालेख। शिलालेख कहाँ से मिला है? तो शिलालेख मिला है हम लोग का गुंजी से मिला है। गुंजी कहाँ है? आपका शक्ति जिला है। गुंजी जिसको दमाऊ दायरा बोलते हैं, दमाऊ दायरा कहाँ है आपका? शक्ति में। कहाँ है जी आपका? शक्ति में उपस्थित है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एक इसमें क्या दिया है? कुमार वरदत्त सिंह। कुमार वरदत्त सिंह के बारे में उल्लेख किया गया, इसको याद रखना। तो इन्होंने क्या किया? कुमार वरदत्त सिंह थे इसी टाइम में। थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। जो शिलालेख मिला है गुंजी दमोह द्वारा मिला है, तो कुमार वरदत्त सिंह के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है इसी शिलालेख में। किसके बारे में जानकारी इसमें है क्या? शिलालेख में कुमार वरदत्त सिंह के बारे में मिलता है। बारे में हमको क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है। इसको याद रखना। इसमें बारे में क्या हमको क्या मिलती है? जानकारी, उल्लेख दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया था? कुमार वरदत्त सिंह ने, इन्होंने जब आयु अपने बढ़ाने के लिए, अपने आयु का मतलब बढ़ाने के लिए क्या किया था? ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में दे दिए थे। इसने क्या किया था? 1000 गाय दान में दिए। 1000 गाय मतलब किस में दिए? दान में दिए। एक 1000 गाय किस में दिए? दान में दिए। इसको याद रखना। कुमार वरदत्त सिंह ने इसके बारे में दिया गया। तो यह शिलालेख है, क्या है? जो शिलालेख जो बताया दमोह दरा, वो नाला चट्टान लेख है। वो भाषा इसकी थी, जो शिलालेख मिला इसकी भाषा, ये इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा प्राकृतिक भाषा थी।
और लिपि वही सब है, वो जो क्या बोलते हैं पाली, ये सॉरी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में ही लिखने का मतलब तरीका। और ये लिपि प्राकृतिक मतलब क्या है, उसकी भाषा थी, इसको याद रखना। दमऊ दर्या के एक नाला चट्टान में मिला है, इसमें नाला चट्टान में। जब ये मेंस आप लिखोगे ना तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं इसको, नाला चट्टान का लेख है, शक्ति में मिला है, प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं कि क्या मतलब इस्तेमाल। एक काष्ठ स्तंभ याद रखना, काष्ठ स्तंभ। अब काष्ठ स्तंभ क्या, जो लकड़ी का मिला है, लकड़ी का स्तंभ मिला है, खंबा उम्बा मिला है। ये कहाँ मिला है, किरारी से। किरारी गांव का नाम है, जगग्राम है। ये भी कहाँ है, शक्ति में। शक्ति में मिला है क्या, किरारी ग्राम। इसको खोजा गया 1921 में। इसको कब खोजा गया, 1921 में खोजा गया है। वर्तमान में जो इसको ना क्या उठा के कहाँ रख दिया, इस कास्ट स्टैम्प को, किरारी के कास्ट स्टैम्प को जाके जो हमारे रायपुर में जो महंत घासीदास संग्रहालय है, तो उसी घासीदास संग्रहालय में क्या है, इसको रख दिया गया। इसमें क्या दिया है, इसमें उल्लेख किया गया। इसमें उल्लेख किसका है, तो सातवाहन कालीन के जो शासक के, जो कर्मचारियों के पद नाम, सॉरी जो कर्मचारियों के उनके पद नाम दिए गए, मतलब उनके प्रशासन के बारे में दिया गया है, शासक के बारे में नहीं दिया है। मतलब उनके कर्मचारियों का जो, जैसे कि ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, ऐसे करके, जैसे क्लर्क रहता है, फिर बाबू है, ऐसे करके जो हायरार्की चलती है, उसी टाइप इन लोग का कर्मचारियों का पद नाम मतलब उसमें दिया, कास्ट स्तंभ में। इसका सातवाहन कालीन का 1921 में इसको खोजा गया है। 1921 में इसको क्या किया, खोजा गया, इसको याद है। अभी वर्तमान में क्या है, घासीदास संग्रहालय में इसको उपस्थित किया गया, मतलब रखा गया है। एक प्रतिमा मिली है, प्रतिमा ये यहाँ मिली है बूढ़ी खार से, बिलासपुर से मिला है। मैं 2 जिले याद रखना बोला, शक्ति और बिलासपुर। ये शक्ति और बिलासपुर याद रखना बोला, तो बिलासपुर में मिला है कहाँ, बूढ़ी खार से। तो ये बूढ़ी खार ये लिख दिया हूँ इसमें का। अब एक है क्या चीज़ में, यहाँ मिला है विष्णु जी की एक वो चतुर्भुज प्रतिमा मिली है। विष्णु की प्रतिमा यहाँ मिला क्या है, विष्णु की प्रतिमा, विष्णु जी की प्रतिमा इसमें क्या मिली है, प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, इसको याद रखना, विष्णु जी की क्या मिला है, प्रतिमा हमको प्राप्त हुई, इसको याद रखना। बूढ़ी खार से, बिलासपुर से प्राप्त हुई है, जिसमें राजा क्या थे, वेद श्री की जानकारी मिलती है। इसी जो प्रतिमा में क्या मिलते हैं, वेद श्री नाम का एक राजा था। वरदत्त सिंह कुछ और है, कोई दूसरा है, वरदत्त सिंह कुमार वरदत्त से शिलालेख मिला उसका। प्रतिमा किसमें मिला है, वेद श्री में। इसमें विष्णु जी की प्रतिमा मिली, उसमें वेद श्री का उल्लेख है, उसमें जानकारी मिलती है। ये वेद श्री नाम के थे, इसका उल्लेख है। और दो लोग का और नाम है, एक तो 2 लोग का और है, प्रभावती, प्रभावती का नाम है एक, और एक भारद्वाजी, भारद्वाजी। 3 नाम, 1 2 3, वेद श्री, प्रभावती, भारद्वाजी। तो इनके मतलब स्त्रियों के द्वारा जो, इनके द्वारा भी जो मूर्ति निर्माण किया गया है, मूर्ति निर्माण के बारे में बताया गया। क्या बोल रहे, मूर्ति निर्माण के बारे में बताया गया, इसको याद रखना। ठीक है, स्थापत्य में देखो, इसमें बताता हूँ। इसमें 5 मंजिला वाला संघार, 5 मंजिल का उनका क्या मिला है, संघाराम। जगह का संघाराम मतलब एक इमारत मिली, स्थापत्य। जो इन्होंने क्या किया, जो सातवाहन कालीन थे ना, सातवाहन के शासक थे, तो उन शासकों ने क्या किया, बनवाया था किसके लिए, नागार्जुन के लिए। नागार्जुन नाम का कौन था, भिक्षु था, भिक्षु था, इसके लिए बनवाया था, बौद्ध भिक्षु था। कौन था,
बौद्ध भिक्षु था। इसके लिए मतलब कौन बनवाया था? इसी ने बनाया, नागार्जुन के नाम, सातवाहन के शासक द्वारा बनवाया गया था। इसको याद रखना। तो ये तो एक सिक्का बताना भूल गया मैं, सिक्का बता देता हूँ भाई। सिक्का इन लोग क्या मिला? शिलालेख देखिए कहाँ कहाँ मिला। गुंजी से मिला, काश स्तंभ किरारी से मिला है, प्रतिमा मिली है बूढ़ी खाड़ बिलासपुर से मिला है, बिलासपुर से मिला है, विष्णु की प्रतिमा मिली। ये 3 लोग का प्रभावती भारद्वाजी मूर्ति निर्माण इन लोग के द्वारा भी किया गया था। मंजिला मिला संघाराम, संघाराम 5 मंजिला संघाराम के स्थापत्य मिली। ठीक है, इसको याद रखना। अब मुद्रा मिली है, मुद्रा को बता देता हूँ भाई। अब लाइन रास्ता में आया तो मुद्रा मिली है। एक तो शक्ति में एक बिलासपुर में लिखिए, बिलासपुर, बिलासपुर में मल्हार में मिला है। कहाँ से मिला है? मल्हार से मिला है। एक मिला है चकरबेड़ा, चकरबेड़ा से हो, चकरभाटा नहीं हो, चकरभाटा वाला क्षेत्र नहीं, चकरबेड़ा अलग नाम है। चकरबेड़ा से क्या मिला है आपका? क्या मिला है जी? सिक्का मिला है, मुद्रा मिला है। ये चकरबेड़ा का ना, ये था आपका। इसका विशेषताएं क्या थी? ये रोम का मुद्रा था, रोमकालीन था, या रोम के सिक्के थे यहाँ पर। रोमकालीन उलीन कुछ नहीं था, मतलब रोम के इटली का मतलब कहाँ क्या था? सिक्का था। याद रखना, चकरबेड़ा का वहाँ जो मिला है। और मल्हार का यह जो अपीलक की मुद्रा थी, एक राजा था अपीलक नाम का, उसकी मुद्रा मिली है बिलासपुर से। एक आपका बालपुर से मिला है। बालपुर के यहाँ आपका शक्ति ये भी है, बालपुर कहाँ शक्ति है, ये भी अपीलक की ही इसकी मुद्रा मिली है, दोनों जगह से, बालपुर और मल्हार से। ये सभी सातवाहन कालीन थे। समझ गए जो बताया इसमें? तब ये सब जानकारी बता रही, इससे हम लोग को पता चल है कि सातवाहन कालीन यहाँ उपस्थित होंगे, है ना। उनका कोई उनका मतलब वजूद था, क्योंकि प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से बगल थोड़ी, क्योंकि हम लोग के बॉर्डर से लगा है छत्तीसगढ़ से, तो उन लोग को तो आना जाना रहा ही होगा उस टाइमिंग में। ठीक है, ये हो गया सातवाहन कालीन, बता दिया मैं इसमें का। एक बार दिखा देता हूँ इसका मैं। ये देखिए, शिलालेख है, काष्ठ में प्रतिमा है, स्थापत्य है ना। 5 मंजिला संघाराम, सातवाहन शासक बौद्ध भिक्षु नागार्जुन। इसमें देखिए मुद्रा मिली है बालपुर शक्ति से, मल्हार बिलासपुर से। चकरबेड़ा आपका, इसमें रोमकालीन सिक्के मिलते थे। मल्हार बिलासपुर से अपीलक की मुद्रा, बालपुर शक्ति से अपीलक की मुद्रा, इसको यहाँ से भी मिली, इसको याद रखना। अब हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। अगला वंश आता है, दूसरा वंश उसके बाद कुषाण वंश। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश का उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत अल्प मात्रा में सत्ता इन लोग करी कुषाण वंश का। ये लगभग कुषाण का इन लगभग हुआ था। इसमें ना जो कनिष्क का शासन था लगभग 78 ईस्वी से चालू हुआ था, 78 से 144। कनिष्क का जो शासन था 78 ईसा पूर्व से 144 तक था, या 187 तक कुछ ईस्वी तक था। इसमें कुछ विभेद है, इतना ही तक मतलब मान लो। तो इसके पहले का कुषाण का चालू हो चुका था। कुषाण वंश जो ये पहली से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में ये क्या हुआ था, मतलब उस टाइम में चालू हो चुका था कुषाण वंश का। अब इसमें जो मेन हम लोग जानना है कि कुषाण वंशी जो शासक था, एक था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य नाम का एक व्यक्ति था, एक पहला शासक मान लो, एक दूसरा, एक था कनिष्क, जिसका मैं अभी उनका जो ये काल बताऊँ, ये कनिष्क का उसका काल वंश है। इसका ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ओवरव्यू दिया हूँ, इसको आगे कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसका जो कंफर्म नहीं है, लेकिन 78 ईस्वी से उसका शासनकाल चालू हुआ था, इसको याद रखना। पहला तो ये विक्रमादित्य कनिष्क था। तो इनके जो सिक्के मिले, इनका जो सिक्का मिला हम लोग के, कहाँ मिला है हम लोग का? छत्तीसगढ़ में। तो इनसे हम लोग को पता चलता है कि कुछ हद तक मतलब कुषाण वंश का भी साम्राज्य मतलब हम लोग के यहाँ प्रभाव मतलब दिखता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो चलिए इसको लिखते चलता हूँ। तो इसमें जो अवशेष इनके प्राप्त हुए हैं, अवशेष जो मिले हैं इनका,
इनका जो कुषाण वंश का साम्राज्य ना उत्तर भारत में था, जो आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, फिर उत्तर जो मंगोलिया उंगोलिया तरफ, थोड़ा मध्य एशिया तक ज़्यादा विस्तार था इनका, नेपाल उपाल जो चीन उन तक था, इधर पूरी अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी क्षेत्र इन लोग के द्वारा कवर किया होता था। और भारत का जो लगभग नीचे तक ये नर्मदा उर्मदा गंगा उंगा के आसपास के क्षेत्र भी इन लोग मतलब आवागमन उनका क्षेत्र था, मतलब था ही। ज़्यादा इधर विस्तार नहीं हो, क्योंकि इन लोग का जो इधर भी मुगल उगल सॉरी उस टाइमिंग में जो महाजनपद उनपद बटा था, तो इन लोगों को क्या भगा उगा थे, महाजनपद काल में बटा था। फिर उसके बाद जो सातवाहन थे, वाकाटक थे, ये सब का अलग अलग इसमें क्या हुआ, बढ़ते गए, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए। तो पहला अवशेष इसमें क्या मिलता है, बिलासपुर से। कहाँ मिलता है, बिलासपुर से मिलता है। एक दूसरा मिलता है आपका बिलासपुर से, बिलासपुर मिलता है, कोरबा से मिलता है। पहला बिलासपुर से मिलता है, दूसरा कोरबा से मिलता है, इसको याद रखना। यहाँ मिले हैं तांबे के सिक्के, बिलासपुर से मिले हैं तांबा का था सिक्का। ये कोरबा से जो मिला है ना, ये ऐसी सिक्के थे, नॉर्मल सिक्के थे, या जो भी हो सकते, चाहे तांबा के हो चाहे चांदी के हो, लेकिन सिक्के मिले थे, इतना याद रखना। कंफर्म नहीं कि कोई से भी सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन ये विशेष याद रखना, बिलासपुर में तांबे के सिक्के मिले हैं। एक था तेलीकोट, तेलीकोट जगह का नाम है, ये आपका रायगढ़ में है। कहाँ है आपका, रायगढ़ में उपस्थित है। तो रायगढ़ जिले के खरसियाँ, जो रायगढ़ जिला है वर्तमान में उसके खरसियाँ एक तहसील है, उसी एक तेलीकोट नाम गांव है। तो सी के साहू ने ये सोने के सिक्का मिला इसमें, यहाँ से मिला सोना का क्या मिला, सिक्का मिला, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये सी के साहू क्या थे, इसमें सी के साहू उस टाइमिंग में थे, कौन थे, सी के साहू थे उस टाइमिंग में, इसको याद रखना आप लोग। समझे जी जो बोल रहा हूँ इसमें, ठीक है। सी के साहू नाम का व्यक्ति थे, पूरा तत्ववेत्ता थे, डॉक्टर थे, तो उनके द्वारा खोजा गया था। जब खोज हुई ना, तो स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के मिले, सभी कुषाण कालीन के थे, कुषाण वंश के हैं, पढ़ रहे हैं तो उसी के सिक्के मिलेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक था मेघ वंश, इसके बाद आया मेघ वंश, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेघ वंश, इसी को पर्वत वंश भी बोला जाता था। तो यहाँ मेघवंश से हम लोग का जो वो पहली से दूसरी शताब्दी के आसपास था, पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास था ये, इसको याद रखना। पहली से दूसरी शताब्दी की ईस्वी के आसपास में ये, ठीक है, इसको याद रखना। इसमें एक शिवमेघ नाम का था, शिवमेघ पहला था शासक, और एक और नाम था यमेघ। शिवमेघ और यमेघ दो थे इसमें शामिल थे, इसमें याद रखना, इनकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। अब इसमें सभी जो मैं जो इसके बाद जो नल वंश आएंगे उनका बताऊंगा सभी। मेघ वंश के बाद अलग अलग कौन कौन से शासक आए, तो चलिए मैं उसका चलिए तो पना इसी में बताता हूँ मैं वाकाटक वंश के बारे में। तो ये लगभग था तीसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये क्षेत्र था, इसको याद रखना। ठीक है, ये मेघ वंश के जस्ट उसके बाद था, तीसरी से चौथी शताब्दी। वो कब था, पहली से दूसरी शताब्दी के आसपास। कुषाण वंश कब था, वो भी मतलब ईसा पूर्व पहली से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मतलब बात चल रही थी। ये ईस्वी ईसा पूर्व में नहीं है, ये ईस्वी में है, ये ईस्वी में है ना, इसको एडी में है, ये याद रखना, एडी में है वाकाटक वंश। जब सातवाहन वंश का समाप्त हुआ ना 240 में, सातवाहन का मतलब समाप्त हुआ 240 ईस्वी में, क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। कौन, सातवाहन।
सातवाहन समाप्त होने के बाद इन लोग का जो दक्षिण भारत में ना, उनके पश्चात क्या हुआ, क्या कि प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में ही आपका कौन था, सातवाहन था। और वहीं से देखो नागपुर में ही आपका वाकाटक वंश बना। ये है मतलब बोलने का मतलब, महाराष्ट्र में ही वाकाटक वंश की स्थापना हुई। तो चलिए, ये समाप्त होने के बाद सातवाहन के बाद फिर कौन बने, मतलब वाकाटक वंश बने। तो इनमें चलिए मुख्य मुख्य शासक चलो बताता हूँ इसमें का, जो काम का चीज़ है मैं एक बार लिखते चलूँगा, उनके बारे में बोल दूँगा एक बार, तो काफ़ी आप लोग के लिए। इसकी राजधानी, वाकाटक की राजधानी इसमें याद रखना, नंदीवर्धन। उस टाइम में बोला जाता था नंदीवर्धन, वर्तमान नाम इसका नागपुर। ठीक है, ये कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में ही है नागपुर, इसको याद रखना। इसके जो समकालीन थे, जो समकालीन वंश था, समकालीन वंश था, एक तो गुप्त वंश था और प्लस नल वंश था। गुप्त वंश और नल वंश दोनों थे, इसको याद रखना। ठीक है, अब इनके शासकों के बारे में बता देता हूँ, जो शासक कौन कौन से मतलब फेमस इनका जो इनके द्वारा हुआ, इसको मैं बताते चलता हूँ इसमें। तो पहला एक शासक था महेंद्र सेन। महेंद्र सेन नाम का शासक था। तो इसने क्या किया, जब समुद्रगुप्त ना उसका समकालीन था, समुद्रगुप्त कौन था, गुप्त वंश का शासक था, गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त। तो ये क्या किया, इसने गुप्त वंश जो, इसकी राजधानी मगध के आसपास इन लोगों की थी, पाटलिपुत्र था। तो गुप्त वंश का शासक था जो समुद्रगुप्त ने क्या किया, दक्षिण विजय अभियान के दौरान इसने, चलो बताता हूँ, इसमें लिख देता हूँ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जब ना दक्षिण विजय करने गया, मतलब दक्षिण भारत में जीत हासिल करने गया, तो उसी दौरान ना दक्षिण कौशल के राजा कौन था, महेंद्र सेन, यही था राजा उस टाइम के। हमारे छत्तीसगढ़ का राजा कौन था उस टाइम में, दक्षिण कौशल बोला जाता था हमारे छत्तीसगढ़ को, है ना। तो उसका राजा कौन था, ये महेंद्र सेन। इसको हराया, इसको पराजित किया, इसको याद रखना। हराया था मतलब कौन, समुद्रगुप्त ने हराया था महेंद्र सेन को। ठीक है, इसको याद रखना, इसको पहला नंबर रख लो। एक दूसरा था रुद्रसेन, याद रखना, रुद्रसेन सेकेंड नंबर। प्रथम भी कोई और था, उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनका विवाह, इनके सारे डायट मैं बोलते चल रहा हूँ, इसमें क्या क्या काम मतलब मेन चीज़ है। इनका जो विवाह था, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री एक प्रभावती से क्या हुआ, इसका विवाह हुआ। उसकी पुत्री थी एक प्रभावती, उससे क्या हुआ, विवाह, मतलब विवाह हुआ। और इसका कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हुई आगे चलकर। तो क्या किया, जो रुद्रसेन का जो शासन क्षेत्र था वो ऑटोमेटिक गुप्त शासकों द्वारा मतलब उनका हस्तांतरण हो गया। अब उसकी जो पत्नी थी ना, जो प्रभावती, इसकी पत्नी का नाम था, पत्नी थी प्रभावती। क्या था, प्रभावती नाम था। इसके दो पुत्र थे, दो पुत्र प्रभावती, एक था दिवाकर सेन, एक था, पहला था, एक दूसरा था दामोदर सेन। इसको याद रखना, दिवाकर सेन और दामोदर सेन किसकी, प्रभावती की पत्नी थी। इसको भी याद रखना, ठीक है। अभी जो दामोदर सेन ना, ये बड़ा हुआ, यही इसका नाम था प्रवर सेन द्वितीय। क्या नाम था, प्रवर सेन सेकेंड के नाम से ये क्या किया, यही राजा बना ये, जब ये बड़ा हुआ। तो कालांतर में क्या हुआ, जो मृत्यु हुई ना इसकी, शायद मेरे ख्याल से इस टाइम में गुप्त वंश में इसका नहीं गया, मतलब जो साम्राज्य था, फिर इसको शासक उसका बेटा बना दिए। तो इसको मत मानिएगा आप लोग, है ना। इसको थोड़ा आप लोग देख लेना और पढ़ लेना। एक अब यही प्रवर सेन आया, ये इसका बेटा रुद्रसेन का, प्रवर सेन सेकेंड के नाम से बना। इसके पहले देखो, अगर सेकेंड बना बता रहा हूँ तो प्रथम भी बन चुके होंगे, है ना। प्रवर सेन प्रथम भी रहा होगा, रुद्रसेन प्रथम भी रहा होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको, बोझा टाइप का पढ़ के। अब इसके दरबार में क्या था, कालिदास आए थे, जो महान हम लोग का जो साहित्यकार थे,
जो लेखक थे महाकवि कवि कालिदास जी प्रवर सेन द्वितीय के सोचो दरबार में आए थे। और अपने यात्रा वितान के दौरान इसने क्या किया था, सरगुजा के रामगढ़ गए, वहाँ पहाड़ में बैठे और मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की इसने। मेघदूत की रचना की यहीं इसी के शासनकाल में। मेघदूत की क्या की इसने रचना की इसी के शासनकाल में। एक ग्रंथ है, मेघदूत ग्रंथ है, महाकवि कालिदास जी द्वारा किया गया था। सरगुजा के रामगढ़ में किया गया था। और कहाँ गया था? रामगढ़ में। ये क्या है? सरगुजा में। सरगुजा में इसका किया गया था, इसको याद रखना। ऐसी मेघदूतम की छत्तीसगढ़ी में अनुवाद इसने किया एक मुकुटधर पांडे ने इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया। भाषा में क्या किया, इसको अनुवाद कर दिया उसी मेघदूत को। ठीक है, इसको याद रखना। समझ गए जी? तो स्वर्ग का प्रवेशद्वार इसी को कहा जाता है। स्वर्ग का प्रवेशद्वार ये रामगढ़ को, मतलब रामगढ़ के जो रामगढ़ पहाड़ी है, तो उसकी सौंदर्यता को देखते हुए इसने कहा था कि स्वर्ग का द्वार बोला था। इसको याद रखना। इसने एक रचना की थी, इसने प्रवर सेन ने एक सेतुबंध, इसको याद रखना, सेतुबंध नामक ग्रंथ की क्या की थी, इसने रचना की थी। सेतुबंध नामक ग्रंथ की क्या की थी, सेतुबंध ग्रंथ की नामक की इसने क्या की थी, रचना की थी। इसको भी याद रखना। अब पृथ्वी सेन देखो, पृथ्वी सेन द्वितीय है ना, तो उसका एक बालाघाट वो है, जब आएगा तो बताऊंगा। उसमें एक बालाघाट लेक के अनुसार इसने क्या किया, नरेंद्र सेन ने क्या किया, कौशल और मालवा मैकल पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके नीचे वाले अभी बताऊंगा, चलो उसमें बताऊंगा, नरेंद्र सेन के बारे में बताऊंगा। इसका लग रहा है मेरे को अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, इसे एक बीच में नहीं होगा। नरेंद्र सेन जी को याद रखो, अगला शासक था नरेंद्र सेन। अब इसने क्या किया, इसने बताता हूँ। इसने तो नरेंद्र सेन ने क्या किया, जो पृथ्वी सेन का द्वितीय जो सेकंड नंबर का था, एक पृथ्वी सेन अभी आएगा उसका, तो उसका बालाघाट अभिलेख था। तो उसमें क्या लिखा है कि नरेंद्र सेन ने कौशल और मालवा जो आपका और मैकल जो मध्य प्रदेश वाला एरिया पूरा इसने क्या किया, अपने अधिकार में ले लिया था, इसको जीत लिया था। कौशल मालवा हम लोग का छत्तीसगढ़ और मालवा क्षेत्र MP को, और मैकल का जो पर्वत श्रृंखला पूरे सब इसने अपने अधिकार में ले लिया। कौन? नरेंद्र सेन ने। काफ़ी फेमस था, थोड़ा अच्छा काम किया था ये, उतना भी नहीं था लेकिन एक था आपका। उसके बाद नरेंद्र सेन के ही का जो एक रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार, इसके एक रिद्धिपुर शिलालेख के पत्थर में शिलालेख लिखा हुआ है। तो उनमें नल वंशी शासक जो भवदत्त वर्मन थे, नल वंश का शासक था एक, क्योंकि इसी के समकालीन थे। नल वंश का एक शासक था भवदत्त वर्मन था एक। तो इस क्षेत्र में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। भवदत्त वर्मन ने क्या किया, इसने आक्रमण कर दिया। इसके ये जितना क्षेत्र था इसमें आक्रमण किया। इसकी राजधानी थी जो नागपुर था, नागपुर को तहस नहस कर दिया। इसको तहस नहस करके चल दिया चुपचाप। भवदत्त वर्मन नरेंद्र सेन को हरवा दिया। रिद्धिपुर इसका शिलालेख में लिखा है, इसमें लिखा है, रिद्धिपुर अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, इसको याद रखना। एक पृथ्वी सेन था, पृथ्वी सेन सेकंड नंबर का था। अब इसने क्या किया, एक केसरी बेड़ा शिलालेख। अब शिलालेख में लिखा गया, उसके अनुसार इसमें वर्णन मिलता है कि इसने अपने पिता की हार का बदला लिया। तो इसने क्या किया, जो नल वंश का एक शासक था उसका, भवदत्त वर्मन का एक पुत्र था अर्थपति भट्टारक का क्या किया, इसने इस पर आक्रमण कर दिया। ये कौन किया, ये इसने आक्रमण, इसको हरवा दिया। इसकी राजधानी थी भोपालपट्टनम।
पट्टनम, भोपालपट्टनम, इसको याद रखना। भोपालपट्टनम को तहस नहस कर दिया इसने। इसने जो राजधानी पुष्करी थी, पहले नल वंश कहाँ थे? दंतेवाड़ा जिले में, दंतेवाड़ा बीजापुर स्थान पर इन लोग थे, वहीं पर आवासित थे, मतलब बसे हुए थे। तो वहाँ जाके उसकी राजधानी थी भोपालपट्टनम को तहस नहस कर दी, क्योंकि इसने इसके पिता ने क्या किया था, भौदत्तवन ने नागपुर को तहस नहस किया था। तो पृथ्वीसेन उसका बेटा ने उसके बेटे को हरवा दिया। इसके बाद आया हरिसेन। ठीक है, उसको याद रखना जो मैं बताया इसमें क्या। एक हरिसेन था, जब ये मतलब बकाटक वंश समाप्त होने वाला था, उस टाइम अंत आ गया था, है ना। तो एक गुलाम वंश का जो बकाटक को एक शाखा था, गुलाम वंश चला। जो गुलाम वंश था ये वकाटक का क्या था, इन लोग का एक शाखा था, गोदावरी नदी के तट वाला। क्योंकि गोदावरी उसके दक्षिण में ही, नंदीवर्धन नागपुर के जस्ट नीचे, इधर हम लोग छत्तीसगढ़ के नीचे वाले हिस्से में निवास रहते। तो उन लोगों ने गोदावरी नदी के आसपास वाले जो राजा थे, शासक थे, जो गुलाम वंश था, इन्होंने ने फिर हरिसेन जो है आके यहाँ मतलब शासन किया। कहाँ पास आपका? नागपुर में, नागपुर में आके शासन किया। इसको याद रखना। अब कई लोग विशेष रूप से आप याद रखना, नोट करके याद रखना। जो प्रभावती का क्या है, एक पुणे अभिलेख है, पुणे का अभिलेख है। तो पुणे का अभिलेख है, जो मुंबई महाराष्ट्र वाला पुणे का अभिलेख है, उसमें मिला है उसको। तो वाकाटकों ने क्या किया, गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। गुप्तों की क्या की थी? अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो मतलब स्वीकार कर ली थी, तो मतलब रुद्रसेन टाइम के ही मतलब इन लोग गुप्तों के अधीन हो गए थे। इसका मतलब वही हो रहा है, गुप्तों के अधीन हो गए थे। लेकिन तो फिर इन लोग फिर लड़ाई कैसे कर रहे थे फिर वैसे में, है ना। तो यही बात भी है, यह थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का मामला है। वकाटक लोग उपाधि धारण किए थे, इसको याद रखना। वकाटक लोग उपाधि धारण किए थे महाराज की, गुप्त लोग महाराजा धीराज। उसमें उल्लेख है महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने क्या की, धारण की थी। इसको याद रखना, ठीक है। तो चलिए, हो गया, मैं है ना वीडियो कहीं क्लोज कर रहा हूँ। ये हो गया आपका